ethical principle of APA code. What does this APA means? That is American Psychologist Association. I hope आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता हो, राइट? तो जब हम बात करते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब इन्होंने एपीए कोड यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के कोड दिए थे, वो कब दिए थे? उन्होंने सबसे पहले दिए थे 1953 के अंदर। 1953 में सबसे पहले इन्होंने कोड को रिलीज करा गया। अब ये कोड बेसिकली क्या थे, ये आपको बताते थे कि किन एथिक्स को, एथिकल मीन्स कि किन एथिक्स को आपको फॉलो करना है, और वो बाद में एथिकल प्रिंसिपल के नाम से हो गए, राइट? यानी कि आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट को किसी एक क्लाइंट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इन एथिक्स का, इन एथिकल प्रिंसिपल का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लेटेस्ट जो आपका एपीए एसोसिएशन यानी कि एपीए कोड कब रिवाइज हुआ है? दैट इज 2002 के अंदर, राइट? 2002 में रिसेंटली जो रिवाइज वर्जन है वो 2002 में आया है। तो एथिकल प्रिंसिपल ऑफ एपीए कोड को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल की, ये सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लास्ट में आपको इसका एक प्रॉपर ब्रीफ डिस्कशन भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप उससे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, समझ में जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉम्पिटेंस के बारे में। देखिए, जो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है या फिर जो आप कह सकते हो एथिक्स है, वो क्या है आपका? वो है आपका कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट स्ट्राइव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस in their work. They provide only those service and use only those technique for which they are qualified by the education, training or experience. Applied to testing, this might suggest that it is unethical for a psychologist to use a test with which he or she is not familiar to make decision about the client. अब देखिए, जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की या फिर आप बात करते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग की, तो आपने देखा होगा कि हर एक इंडिविजुअल काउंसलिंग करने लग जाता है। इवन ही और शी इज नॉट ए काउंसलर बट ही इज डूइंग द काउंसलिंग, कि भाई अच्छा ये हुआ है यार, ऐसे ऐसे कर, आपकी लाइफ में ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे करो, आपकी लाइफ में ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे करो, राइट? अब वहां पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसमें साफ लिखा हुआ है कॉम्पिटेंस मीन्स का क्या रहता है कि अगर आप उस चीज के अंदर क्वालिफाइड हैं, उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस है, उस चीज की आपने ट्रेनिंग ली रखी है, तभी आप उस चीज को यूज करें, अदरवाइज उस चीज को यूज ना करें। अब किसी भी चीज को उसके बारे में कह सकते हैं, चाहे वो आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में हो या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में हो। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको साइकोलॉजिस्ट को एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने वर्क में। वर्क में हाई स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे कि जो उनकी स्किल्स हैं उनको वो क्या करते रहते हैं, निखारते रहते हैं, उनको हॉर्न करते रहते हैं। दे प्रोवाइड ओनली दो सर्विस, और वो सिर्फ वही सर्विस को प्रोवाइड करेंगे जो कि उन्होंने सीख रखी हो या फिर उसके बारे में वो जानते हो, क्वालिफाइड हो किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, या फिर उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हो, या फिर उसमें वो उस चीज का एक्सपीरियंस रखते हो। वो चीज या फिर वो टेस्ट अप्लाई करना अपने क्लाइंट पर जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, दैट इज अनएथिकल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल, चाहे वो क्लिनिकल हो या काउंसलिंग हो, वो क्या करते रहते हैं कि अच्छा आपको ये इशू है, वो ये नहीं कहेंगे हम इसके बारे में नहीं जानते, दे विल डू द रिसर्च ऑन यू, राइट? वो आपके ऊपर ये टेस्ट लगाएंगे, वो टेस्ट लगाएंगे, जबकि उस टेस्ट के बारे में उसको इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता है, बट दे विल ट्राई टू डू देयर रिसर्च ऑन यू विदाउट नोइंग यू, कि भाई आपको पता भी नहीं चले और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल को या फिर किसी एक साइकोलॉजिस्ट को उसके बारे में नॉलेज, ट्रेनिंग या फिर उसके बारे में एजुकेशन नहीं है, तो उस चीज को वो अप्लाई उसे नहीं करनी चाहिए। दैट इज कॉम्पिटेंस। सेकेंड वन पे आते हैं, दैट इज अवर इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या कहता है? साइकोलॉजिस्ट सीक टू प्रमोट इंटीग्रिटी इन द साइंस, टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द साइकोलॉजी। इन दीज एक्टिविटीज साइकोलॉजिस्ट आर ऑनेस्ट, fair and respectful for others. In describing or reporting their qualification, service, product, fees, research or teaching, they do not make statements that are false, misleading or deceptive. A psychologist should not make
अनवारंटेड क्लेम्स अबाउट ए पर्टिकुलर टेस्ट। आपने बहुत देखा होगा कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अगर मैं 90% बात करूं, 90 से भी ज़्यादा अगर मैं बात करूं किसकी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो दे आर नॉट आरसीआई लाइसेंस, उनके पास आरसीआई लाइसेंस नहीं है इंडिया में, बट वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा है, अपना क्या कर रखा है, उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है, और एक इंडिविजुअल जिसके पास आरसीआई लाइसेंस है उसको उन्होंने पैसे दे दिए हैं कि आप कह देना कि ये जो हमारा क्लिनिक है या फिर जो इस क्लिनिक में बैठा हुआ है वो आपके थ्रू सीख के गया है, और ये क्लिनिक भी किसका है, आपका है, राइट। अब आरसीआई वाला चाहे उस क्लिनिक को जानता नहीं हो, बट इस क्लिनिक वाले ने उसे क्या कर दिया है, उसे पैसे दे दिए, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग इन द इंडिया। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी का क्या मतलब, उन्होंने बता रखा है कि वहां पर साइकोलॉजिस्ट शुड बी ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट रहे, फेयर रहे और रिस्पेक्टफुल रहे दूसरों के प्रति भी, और कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी चीज को ना बताए जो कि वो गलत हो या फिर मिसलीडिंग हो, राइट। और कई बार आपने देखा होगा टेस्ट क्लेम कर देते हैं कि ये वाला टेस्ट आपको हर एक चीज में बता जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी एक टेस्ट, इवन सपोज करिए किसी को डिप्रेशन है और आप डिप्रेशन का टेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ खाली डिप्रेशन के टेस्ट से आप ये नहीं कह सकते कि वो इंडिविजुअल डिप्रेशन में है, राइट। उसके साथ अलग अलग फैक्टर भी देखे जाते हैं, उसका बिहेवियर देखे जाता है, उसकी जो क्राइटेरिया है आसपास वो देखा जाता है, राइट। सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर आप किसी को भी डिप्रेशन में है या फिर एंजाइटी है, नहीं, और भी चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर आप नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते थे कि नहीं ये टेस्ट होगा, आप देखिए टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने, मतलब आपको ये चीजें नहीं, सिर्फ टेस्ट होने से ही एक चीज बिल्कुल भी क्लियर कट नहीं होती। ओके, दैट इज अवर सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं हम, प्रोफेशनल एंड द साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज साइकोलॉजिस्ट uphold professional standard of the conduct, clarify their professional roles and obligation, accept appropriate responsibility for their behavior, and adapt their method to the need of the different populations. In psychological testing, this might require knowing when test data can be useful and when it cannot. ये देखिए, ये सबसे important line है. This mean in effect that a practitioner using as test needs to be familiar with the research literature ऑन दैट टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बता रखी है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो उसकी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, उसको अपना रोल क्लेरिफाई करना चाहिए। कई बार आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया, एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी क्या करने लग जाता है, या फिर आपने स्कूल में देखा होगा कि उनको क्या बना दिया है, उनको काउंसलर बना दिया है, और जबकि उनके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है और कोई भी डिग्री नहीं है साइकोलॉजी की, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वहां पर एज ए काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या लगता है कि काउंसलर क्या है कि किसी भी मेंटल स्टेट को देखना, समझना और उसको इस तरीके से लाइटली लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिस पोजीशन पर आप हैं उसकी आपको साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट आप यूज कर रहे हैं और कौन सा टेस्ट आपको यूज नहीं करना है उस सिचुएशन के अंदर, राइट। कि अगर मैं इस टेस्ट को यूज कर रहा हूं तो इट मे बी पॉसिबल कि ये गलत डाटा यहां से निकला है, और ब्रॉड माइंडेड या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग होनी चाहिए कि हाँ इट मे पॉसिबल कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सम सर्टेन सिचुएशन इट मे पॉसिबल कि जो डाटा क्या है डेविएट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके अंडर या फिर एज ए आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो जो आपका प्रैक्टिशनर है या एज ए प्रैक्टिशनर ही और शुड बी फेमिलियर विद द रिसर्च लिटरेचर, दैट मीन्स उसके पास उसकी टेस्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी भी चाहिए। ओके, फोर्थ वन पर आते हैं, दिस इज फोर्थ, और ये आपका क्या था, ये आपका थर्ड था, रेस्पेक्ट फॉर द पीपल राइट्स एंड द डिग्निटी। अगर मैं पीपल राइट्स की बात करूं तो देखिए किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले आपको उसका कंसेंट लेना चाहिए और पूरी रिसर्च करने के बाद उसका रिजल्ट भी उसको बताना चाहिए, क्या क्या उसकी एडवांटेज हो सकती है, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, राइट। कई बार इंडिविजुअल क्या करता है ड्यूरिंग द रिसर्च एक्शन, वो क्या करता है कि इस चीज को बताता नहीं है कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज है या फिर बिहेवियर चेंज है आपके, बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड दैट रिसर्च, वो चीज वो नहीं बताते। एज ए पीपल राइट का क्या है कि दे शुड बी फेमिलियर विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन योर रिसर्च। ओके, यहाँ पर क्या हमने लिख रखा है, साइकोलॉजिस्ट अकॉर्ड अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स
कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ऑल पीपल, दे रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू द प्राइवेसी, यानी कि उनकी कोई भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी डाटा लीक नहीं होना चाहिए आपसे। कॉन्फिडेंशियलिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनॉमी, माइंडफुल that legal and other obligation might lead to inconsistency and conflict with the exercise of these right? आपने अभी उन चीज को नहीं बताया, बाद में उस चीज को पता चला, तो उसके थ्रू आपकी रिसर्च भी डेविएट हो सकती है, उसका बिहेवियर भी डेविएट हो सकता है। और जब बिहेवियर डेविएट होगा तो डेफिनेटली जो आंसर है या फिर जिस रिसर्च का वो पार्ट है या कोई आप उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे हो वो भी क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेविएट हो जाएगा, राइट? तो दिस इज फोर्थ वन। लास्ट आपके 2 बचे हैं, टोटल आपके 6 होते हैं एपीए कोड के अंदर, राइट? फिफ्थ वन इज कंसर्न एंड other welfare, that is psychologist seeks to contribute to the welfare of those with whom they interact professionally. In their professional actions, psychologists weigh the welfare and the right of their patient or the client, student, supervisors, human research participant and other affected persons. Psychologists are aware of the situation where a specific test may be detrimental to a particular client. अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अदर वेलफेयर में, what does that mean कि कई बार आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल काउंसलिंग करे जा रहा है, राइट? कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, वो आपकी काउंसलिंग करे जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मनी। अब आप उस चीज से बाहर आ गए हैं, लेकिन एज ए क्लाइंट आपको पता नहीं चल पा रहा है काउंसलर क्या करे जा रहा है, आपकी काउंसलिंग करे जा रहा है कि मेरे को यहाँ से क्या मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। तो यहाँ पर कंसर्न एंड द अदर वेलफेयर, व्हाट डज दैट मीन कि जो भी आप कोई काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल से रिलेटेड, वो क्या होना चाहिए, वो दूसरों के वेलफेयर में होना चाहिए, सामने वाले के वेलफेयर में होना चाहिए, क्लाइंट के वेलफेयर में होना चाहिए, या फिर कोई भी चीज हो। अब यहाँ पर देखिए क्लाइंट हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, किसी को आप सुपरवाइज कर रहे हो या फिर ह्यूमन रिसर्च में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपको अपने से पहले उनकी सोचनी है कि उनके वेलफेयर के लिए ये चीज सही है या नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आप उस तरीके से किसी भी रिसर्च को या टेस्ट को डेविएट नहीं कर सकते। ओके, लास्ट वन इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट इज साइकोलॉजिस्ट आर अवेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल एंड द साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी इन विच दे वर्क एंड लिव। जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं या फिर जिस सोसाइटी में आप लिव कर रहे हैं, तो आपको एज ए अवेयर होना चाहिए आपकी प्रोफेशनल और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। They apply and make public their knowledge of the psychology in order to contribute to the human welfare, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उनके पास नॉलेज है वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो दूसरों के वेलफेयर में, ह्यूमन वेलफेयर में या फिर सोसाइटी वेलफेयर में वो क्या कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। With regard to the psychological testing, this might cover counseling against the misuse of the test by the local school। और जब आप इस चीज को लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं तो क्या रहता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, काउंसलिंग में जो कि उन टेस्ट का मिसयूज कर रहे हैं लोगों को अवेयर करता है। तो दीज आर द 6 एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द एपीए कोड। अब देखिए यहाँ पर हमने इन सब के बारे में शॉर्ट नोट लिख रखा है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए एक पर्क है जो कि आपको काम आएगा। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस में क्या होता है, ओनली डज दैट ही और शी इज कॉम्पिटेंट टू द परफॉर्म, यानी कि जो काम आता है वही वो आप करोगे। उसके बाद क्या था, सेकंड वन इज इंटीग्रिटी। दैट मीन्स इंटीग्रिटी में आपको क्या रखना है, आपको फेयर रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने प्रोफेशनल से। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफेशनल कुछ और है, बस आप क्या कर रहे हैं कि आप वहीं पर काउंसलिंग भी करने लग रहे हैं, वहीं पर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन गए। नो, ओके। प्रोफेशनल एंड द साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या कहा था कि आपको अपने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं। व्हाट डज दैट मीन कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं कि दैट मीन्स कई बार आपने देखा होगा इट मे पॉसिबल कि जो इंडिविजुअल है वो बायस्ड हो जाता है टेस्ट को फॉर द सेक ऑफ मनी, या फिर कई बार आपने देखा होगा अटैचमेंट भी काउंसलिंग में जुड़ जाती है क्लाइंट और किसके बीच में, आपके काउंसलर के बीच में, राइट? तो आपको मेंटेन करके रखना है अपना प्रोफेशनल बिहेवियर। रेस्पेक्ट फॉर द पीपल राइट एंड द डिग्निटी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो उनके राइट्स हैं, राइट क्या है कि जो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो उनकी प्राइवेसी है, वो आपके थ्रू लीक नहीं होनी चाहिए। उनका जो डाटा है दूसरे के पास बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ वन इज कंसर्न फॉर द अदर वेलफेयर, यानी कि अटेम्प्ट टू हेल्प अदर थ्रू देयर प्रोफेशनल वर्क। आपको क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है अपने प्रोफेशनल वर्क के थ्रू, राइट? अपने प्रोफेशनल वर्क जिस तरीके से आप उनको हेल्प करना चाहो, आप उनको क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। आप पैसे से लेकर नहीं,
उनको अवेयरनेस फैलाकर, उनके लिए काम कर कर, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके। लास्ट वन इज जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज दैट मीन कि आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्किल्स का सही तरीके से क्या करें, यूज करें, सो दैट कि आप सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर सकें। सो ये 6 प्रिंसिपल आपके एथिकल प्रिंसिपल थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।